हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आप हम पढ़ रहे हैं भूगोल की कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 3 और उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं कि आंतरिक बलों से होने वाले आंतरिक बलों से बनने वाली भू आकृतियाँ कौन कौन सी हैं। आंतरिक बल से कौन कौन सी भू आकृतियाँ बनती हैं। तो अभी तक हम भूकंप के बारे में जाने थे, भूकंप को समझे थे कि भूकंप किस तरह से उत्पन्न होता है। आज हम जानेंगे भूकंप के दौरान जब आपके यहाँ भूकंप आ जाए तो आप क्या करो। हमने इस प्रश्न को भी समझा, ठीक है। हमने प्लेटों के बारे में जाना कि प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं, बड़ी और छोटी प्लेटें होती हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। हम अगली कक्षा में पढ़ने की कोशिश करेंगे अगर उसकी ज़रूरत होगी तो, ठीक है। मैंने ये समझा कि भारत में कितने प्रकार के भूकंपीय क्षेत्र होते हैं, जोन होते हैं। तो हम सभी प्रश्नों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सारे बिंदुओं को समझ रहे हैं। तो अब हम जानेंगे कि भूकंप आया है, जैसे ये देखिए, ये दो प्लेटें हैं, ठीक है। दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें आपस में टकराई, तो क्या होगा। टकराई या ये प्लेटें इधर, ठीक है, और ये प्लेटें इधर जा रही हैं, क्या होगा। एक अंदर, एक दोनों टकराया और एक दोनों से दूर गया, तो क्या होगा। मान लेते हैं ये है ऐसे, ये ऐसे फंसा लेते हैं हम लोग, ठीक। ये देखो, तो अगर हम इससे दूर जाएंगे तो क्या होगा। ये ऊपर आ रहा है, देखो आराम से, ठीक। ये क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है ना। तो जब ये दूर जाता है, जब ये दूर जाता है इस तरह से, तो नीचे से जो मैग्मा होता है वो बाहर निकलता है। हमने पहला दूसरा चैप्टर में पढ़ा था मैग्मा के बारे में। तो जब ये ऊपर जाता है तो इसी ये जो जा रहा है, ये जो जाने की ऊपर प्रक्रिया है, इसी को कहते हैं ऊपर जो ये गया है, इसको कहते हैं ज्वालामुखी, ठीक है। इसको कहते हैं ज्वालामुखी, ठीक है। एक बार और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब प्लेटें इधर और इधर जा रही है तो बीच का जो जगह गैप हो गया, पृथ्वी के अंदर जो बाहर बल लग रहा है, उस बल के वजह से यहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है। हमने सब पढ़ा था कि जब अंदर होगा उसे मैग्मा कहते हैं और जब वो बाहर निकल जाएगा उसे लावा कहते हैं। याद करिए, हैंडपंप वाला एग्जाम्पल हमने बताया था आपको कि जो पानी नीचे रह गया, नीचे है, पाइप में है, उसे लावा कहते हैं। जो पाइप से बाहर आ गया उसे हम जो पाइप के अंदर है उसे लावा कहते हैं। जो पाइप के अंदर है उसे मैग्मा कहते हैं। जो पाइप से बाहर आ गया उसे लावा कहते हैं। तो ये देखिए, इस फोटो में समझने की कोशिश करिएगा। ये पूरी फोटो बनाई गई है। शुरुआत में ये आकृति नहीं होती है, ये आकृति बाद में बनती है, ये आकृति बाद में बनती है। ये यहाँ से ऐसे मैग्मा बाहर निकला, ऐसे ऊपर की तरफ गया, ठीक है। ये ऊपर की तरफ गया, सट से ऊपर, और यहाँ से ये बाहर निकलता है। धुआं भी निकलेगा क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है, काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Here. It's like it happens by being inside behind. This is this ये देखो आप, ठीक है। ये देखो आप, ये जो देखिए,
ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये मैग्मा निकल रहा है, ये मैग्मा निकल रहा है, ये देखो निकल रहा है, और ये गर्म लावा है। ध्यान से समझना, ये गर्म लावा है, ठीक है। ध्यान से समझना ये, ठीक है। इसके स्पीड को थोड़ा सा मैं कम कर लूं। ठीक है, ये देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये देखो, ये मैग्मा निकल रहा है इससे, जब ठंडा होकर के ये बाहर निकल रहा है, तो ये देखो, ये निकल रही है लावा, ये है लावा। ध्यान से बच्चों समझने की कोशिश करना, ये है लावा। ध्यान से बच्चों समझने की कोशिश करना, ये है आपका लावा, ये है लावा। ये देखो, लावा निकल रहा है ये, ठीक है, ये है लावा, ठीक है, ये लावा निकल रहा है, ठीक है। अब ये लावा जो है इधर उधर फैल रहा है, ये देखो, ये फैल रहा है, ये लावा फैल रहा है आजू बाजू में, ऐसे करके, जो आपने अभी देखा था कि ऐसे ऐसे निकल रहा है और ऐसे फैल रहा है ये, ठीक है। जैसे झरना होता है ना, झरना आपने देखा है ना, कहीं झरना देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे आप पानी जैसे पाइप में पानी भर लिया, नल जल तो आता ही होगा, तो ऐसे जब पानी आप निकलेगा, ऐसे 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 पानी निकलेगा, तो देखना ऐसे पानी ऐसे ऐसे फैलेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा, तो वो कहलाता है, वही है मैग्मा, ठीक है। मैग्मा जो पानी बाहर आ जा रहा है उसे कहते हैं लावा, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना है हमें, इन चीज़ों को हमें समझना है, इन चीज़ों को हमें जानना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमें बताना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसी में अलग अलग नाम है, जहाँ से निकलता है उसे कहते हैं वेंट, नाम ध्यान रखिएगा, वेंट, उसका नाम है वेंट। और ये होता है जहाँ से निकलता है एकदम बिंदु जो है बाहर, एकदम पानी जो पाइप वाला है ना, ऐसे पिचकारी जो निकलता है, तो जो पिचकारी वाला जो बिंदु है, एकदम बिंदु ऊपर वाला, उसको कहते हैं क्रेटर, ठीक है। और इसके साथ और क्या क्या निकलता है, तो इसके साथ और निकलता है गैस और राख और भी मलबा और तमाम चीज़ें निकलती हैं उसके। और ये भूपर्पटी, ये जो लेयर है, ये भूपर्पटी का लेयर है। और जो मैग्मा होता है, हमने पहला था क्रस्ट, मेंटल और कोर। मेंटल में लिक्विड होता है, जो मेंटल होता है, या फिर ऐसे मेंटल होता है, तो यहाँ पे लिक्विड होता है, यानी कि तरल अवस्था में होता है। ये जो नाम आप देख रहे हैं, ये तरल अवस्था में होता है, और यही बाहर निकलता है, पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया बालक ज्वालामुखी और भी बड़ी चीज़ें हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आप कक्षा 7 में हैं, तो इतनी ही चीज़ें समझिए कि ज्वालामुखी उद्गार होता है, इसका नाम क्रेटर है, यहाँ से मैग्मा बाहर निकला और ये फैलता है, ये लावा होता है, ठीक है ना, लावा का जो क्षेत्र है। एक चीज़ और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप लोग समझ रहे होंगे। ये देखिए, ये मैग्मा तो इधर जा ही रहा है, लेकिन ये इधर नहीं है गया है, इधर भी गया है बालक। तो मैंने समझाया था, जैसे आपका जो पाइप है पानी वाला, तो अगर उसमें छेद कहीं कहीं रहेगा, तो पानी वहाँ से नहीं तो लीकेज करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा, पानी लीक करेगा ना। जैसे आप ऐसे पाइप, ठीक है, तो पाइप मान लेते हैं यहाँ से पानी निकलने का बड़ा जगह है, लेकिन आपका यहाँ लीकेज है, तो वहाँ से भी निकलेगा, वहाँ से भी चीज़ें बनेगी। तो ये वही है जो यहाँ से निकलती है, और ये बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि उतना ताकत नहीं लगता है इसमें कि ये बाहर नहीं निकलता है। और इससे भी स्थलाकृति बनती है। अभी हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि पृथ्वी के अंदर कभी कभी हम चापाकल लगाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, नीचे पहाड़ मिल जाता है। तो यही सब जो है वो ठंडा होता है, तो ये पहाड़ बन जाता है, ठीक है। आगे अब चलते हैं हम लोग, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बिहार के भूकंप क्षेत्र। अगर आप बक्सर से हैं तो समझ लीजिएगा आप खतरे की घंटी के आसपास हैं, पूरी खतरे आपके पास नहीं हैं। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल और गया भूकंप जोन क्षेत्र 3 के अंतर्गत आता है। वहीं भूकंप जोन क्षेत्र 4 के अंतर्गत आता है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, बांका और खगड़िया। अगर वहीं हम भूकंप जोन क्षेत्र 4-5 की बात करेंगे तो सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज और दरभंगा। अगर हम आपसे बात करें और ये पूछें कि आप हमें ये बताओ कि बक्सर में भूकंप आता है और कटिहार में भूकंप आता है और तीसरा मधुबनी में भूकंप आता है, मधुबनी में भूकंप आता है। तीनों में से सबसे ज्यादा खतरा कहाँ है? तो सबसे ज्यादा खतरा जो जोन 4 में होगा, जो जोन 5 में होगा उसको सबसे ज्यादा, जो जोन इस सबसे ज्यादा खतरा, ये सबसे ज्यादा खतरा, सबसे ज्यादा। ठीक है, तो आप लोग हमें बताओ कि आप बिहार के किस जिले से हो। ठीक है, और आपका दोस्त तो हमें बताएगा कि वो किस जिले से है। तो हम बताएंगे सभी को और आप खुद भी एक दूसरे को बताओगे कि कौन ज़्यादा खतरनाक है। जैसे आपकी पापा कहीं जा रहे हैं तो आप उनको बता देना कि पापा आप ना भूकंप जोन इतने में जा रहे हो। अगर आप मान लेते हैं पटना के रहने वाले हो, अगर कोई आपसे पूछेगा कि आप कौन से भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो आपको बताना है कि मैं भूकंप क्षेत्र जोन 4 में आता हूँ। कोई पूछेगा आपसे कि पापा अगर आपके मधुबनी जा रहे हैं तो उनको बताना है कि पापा आप सबसे खतरनाक वाले जोन में जा रहे हैं, मधुबनी में सबसे ज़्यादा भूकंप के खतरे महसूस किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पिताजी सहरसा जा रहे हैं तो भी आप उनको बोलो कि पापा आप वहाँ जो जा रहे हो वहाँ भूकंप ज़्यादा आता है पटना की अपेक्षा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। मुझे लगता है कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए प्रश्न ये है पृथ्वी के बल। बेसिकली जो सबसे पहले है कि इसको आगे देना चाहिए। मैंने आपको शुरू में बताया था कि पृथ्वी के बल में आंतरिक बल होता है और बाह्य बल होता है। और बताते हैं बालक, ये आज आप पढ़ लोगे तो क्लास 9th में जो है उसमें आसान हो जाएगी। जो ये मैं आपको समझा रहा हूँ ये क्लास 9th में आसान हो जाएगी आपके लिए। क्लास 11th में फिर आपको यही चीज़ पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद जब IAS की तैयारी करोगे तो भी आपको ये चीज़ें पढ़ने को मिलेगा। तो आज ही आप पढ़ लो, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो पृथ्वी के जो बल हैं वो 2 प्रकार के बल होता है, एक आंतरिक बल, एक बाह्य बल। ये पृथ्वी है अपना, तो एक पृथ्वी के अंदर जो बल लग रहा होगा और एक बाहर, क्योंकि घूम रहा है तो बाहर में हवाएं चल रही है, बादल है, वर्षा है और इन सारी चीज़ें जो हवाएं चल रही है तो इन सभी का बल लगना है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये सारे बल लग रहे हैं। तो ये बाह्य बल है और ये आंतरिक बल है। ठीक है, आंतरिक बल 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घकालिक बल या दीर्घकालीन बल और क्षणिक बल। ठीक है, क्षणिक बल या सडन फोर्सेस भी कहते हैं।
दीर्घकालिक बल, दीर्घकालिक या दीर्घ समय निर्धारित बल या लंबे समय तक का बल, ठीक है, या इसको स्लो बल भी कहते हैं, स्लो, और इसे कहते हैं सडन, अचानक उत्पन्न हो गया, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया। आप कहीं आप सुनते होंगे कि हाँ भूस्खलन हो गया। ये अचानक होने वाली घटनाएं हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि ये कब आएगा। ये तीनों बलों का से जो प्रक्रिया से होती है, जो अचानक होता है, ये अचानक, ठीक है, जैसे ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया और भूस्खलन हो गया, इसका कोई आप पहले से नहीं पता कर सकते हैं कि ये घटनाएं होने वाली है, ठीक है। और दूसरा होता है दीर्घकालिक, इसे दो प्रकार के होता है, एक होता है महाद्वीपीय निर्माणकारी बल और दूसरा होता है पर्वत निर्माणकारी बल। यानी कि महाद्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप कितने हैं, महासागर कितने हैं, और उनका नाम महाद्वीप क्यों है। महाद्वीप का मतलब ये होता है, जैसे भारत, ये क्या है, द्वीप है या महाद्वीप है। तो द्वीप का मतलब होता है, तब सबसे पहले हम जानेंगे द्वीप क्या होता है। तो द्वीप वो होता है जिसमें तीन ओर से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, उसे हम, या चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, या तो चारों ओर से अगर पानी से घिरा हुआ है या तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, उसे द्वीप कहते हैं। इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, उपद्वीप है, क्योंकि उपद्वीप है ये, ठीक है ना। इंडिया सब कॉन्टिनेंट है। तो जब 2, 3, 4, 5 सब कॉन्टिनेंट बनते हैं, उसे कहते हैं महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। पूरे विश्व में कितने महाद्वीप हैं? ऐसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि कुल 7 महाद्वीप है, और एक और नया महाद्वीप की खोज हुई है। तो आप हमें सभी का नाम बता सकते हैं? 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, और सभी लोग इस महाद्वीप का नाम बताएंगे। इंडिया उप महाद्वीप है, और जैसे ये इंडिया है, उप महाद्वीप है, इसी तरह से ये एशिया है, ठीक है, एशिया है। एक एशिया कॉन्टिनेंट में, एशिया महाद्वीप में बहुत सारे देश होते हैं, ठीक है। उसी तरह से अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सारे महाद्वीप। तो आप हमें बताओ कि आप किस महाद्वीप के हो? तो आप हो एशिया महाद्वीप के। और जो 8वां है ना, उसका नाम है जीलैंडिया। पीछे ठीक है, ये देखो, ये महाद्वीप है आपके, ठीक है। जैसे ये देखो, अलग अलग महाद्वीप हैं, ये देखो, ये महाद्वीप है आपका, ठीक है, ये महाद्वीप है आपका, ये महाद्वीप, इधर पानी है, इधर भी पानी है, इधर पानी है, इधर पानी है, ये द्वीप है आपका, ये महाद्वीप है आपका, ठीक है। ये देखो, ये है अफ्रीका वाला, ठीक है, ये है अफ्रीका, ठीक है, ये है अफ्रीका।
अफ्रीका, याद कर लेना आप लोग, ठीक है। कौन है ये? अफ्रीका। और दूसरा है, देखो ये है यूरोप, ठीक है, ये है यूरोप, ठीक है, ये है अफ्रीका। ये देखो कहाँ गया ये है आपका इंडिया, देख रहे हो। ये है आपका भारत, ये है आपका भारत, भारत। और एक ये क्या है? उपमहाद्वीप, महाद्वीप नहीं भारत, उपमहाद्वीप। और ये कहाँ है? ये एशिया में है, ये एशिया में है। और एशिया महाद्वीप में लगभग 50 से ज़्यादा देश है, ठीक है। तो ये हो गया एशिया। और ये देखो यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाओ, ये है ऑस्ट्रेलिया। आप लोगों ने मैच देखा होगा ऑस्ट्रेलिया का, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। देखो देखो ऑस्ट्रेलिया नाम लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया। और जो जिलैंडिया की नाम बात कर रहे हैं, ये देखो ऑस्ट्रेलिया में 2 कंट्री हैं, 2-3 कंट्री हैं। ऑस्ट्रेलिया तो अपने आप में एक कंट्री है ही, और न्यूजीलैंड भी इसी महाद्वीप का पार्ट है। तो जिस जिलैंडिया की बात कर रहे हैं वो यहाँ मिला है, ये पृथ्वी के अंदर है, मतलब पानी के अंदर है, ये दिखता नहीं है, बाहर नहीं आया है, ठीक है। और आगे देखो, आगे, ठीक है, ये देखो अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे जाएंगे, ये पानी 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 पानी, ये देखो पानी पानी, ये है बालकगण, ये है साउथ अमेरिका, ठीक है। ये कौन है? साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है। और इसी से ऊपर, इसी से ऊपर, ये देखो यहाँ से ऊपर, ये देखो, ये देखो, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। और अब चलते हैं, यूरोप हम लोगों ने देख लिया, रूस हम देख लिए, और ये देखो थाईलैंड थाईलैंड देख लिए। थाईलैंड कहाँ से आ गया बालक? ठीक, ये देखो, ये जाएंगे हम लोग, ऑस्ट्रेलिया देख लिए, ठीक है। ये देखो, थोड़ा सा समझना है हमें, अंटार्कटिका, ठीक है, ये देखो, ये हाँ, ये देखो, ये जो क्षेत्र है ऊपर में नॉर्थ पोल में, ये है आर्कटिक, आर्कटिक। और जो इसके नीचे है वो है अंटार्कटिका, ये जो अंटार्कटिका है ये, ठीक है, अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका जो है वो सभी जगहों पर अभी बर्फ जमा हुआ है। तो कितने महाद्वीप हैं? टोटल 8 महाद्वीप है। तो आप हमें सर्च करके बताओ कि महासागर कितने हैं। अब मैं महासागर इस क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा ये क्लास और आप लोग बोर जाओगे, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। बाह्य बलों में हमने आपको बताया था कि हवा है, जल है, वर्षा है। तो हवाएं जब चलती है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ऐसे 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 ऐसे
आकृतियाँ बनती है, हम नदियों में देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें। और इसका नाम होता है अपर्दन। अगर कोई कटता है, जैसे आपके घर के आजू बाजू में जो पानी है, पानी वर्षा होती होगी तो पानी कटता होगा, पानी से ये खेत कट जाता होगा, पानी से द्वार कट जाता होगा, मैंने मिट्टी कटता है, तो उसको अपर्दन करते हैं और ऋतुक्षय बोलते हैं उससे होने वाली चीज़ों को। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कितना देर हुआ देखिए तो। ठीक है, अब पृथ्वी के बलों का प्रभाव जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी के बलों का प्रभाव क्या है। ये देखिए आपके समक्ष एक फोटो दिया गया है। ठीक है, इसमें तनाव बल नाम है, तनाव बल। खींचिए, खींचेंगे वो क्या होगा, टूटेगा, टूटेगा ना। ठीक है, टूटेगा। दो जैसे देखिए, एक तो ऐसा है कि हम इसको ऐसे दबाएं, एक ऐसा है इसको मत खींचे, इसको ऐसे करें, ऐसे खींचे। तो जब हम दबाते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे ये एक रस्सी है, इसे हम यहाँ से दबा रहे हैं और ये यहाँ से दबा रहे हैं, तो ये कैसा मुड़ जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर हम इसे इधर खींचेंगे और हम इसे इधर खींचेंगे तो यहाँ पे जो होगा वो नीचे गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो यही हुआ ये स्थिति। ठीक है, तो देखिए दो बल इधर से इधर की तरफ लग रहा था, तो ये खिंचाव हुआ। ठीक है, जब ये खिंचाव हुआ तो यहाँ पे भ्रंश घाटी बन गई, ये नीचे गिर गया। आप ट्राई करिएगा, एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। पिट्ठू खेलो, पिट्ठू, पिट्ठू खेल के अंदर पिट्ठू में क्या करना है कि ऐसे से टुकड़ों को सजाना है लाइन से। ठीक है, एकदम ऐसा रहेगा, ऐसा, और ये दोनों को हटाएंगे तो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं ऐसे कुछ चीज़ है। ठीक है, और इसको इससे से घसकाएंगे तो ये इसमें जो बीच में बालू, मान लेते हैं यहाँ पे आपने मिट्टी भर लिया, बालू भर लिया, तो फिर ऐसे से करोगे तो ऊपर वाला जो बालू होगा वो नीचे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? दिखाओ, देख एक से दिखा। ये रिमोट है, तो अगर हम इसे खाली करेंगे, देखिए ऐसे ऐसे नीचे जाएगा ये। ठीक है, नीचे जा रहा है, ये नीचे गई है, तो इससे जो बनता है इसको कहते हैं भ्रंश घाटी। और भ्रंश घाटी का निर्माण कौन से बल से हुआ? तो ये तनाव बल से हुआ, और इसे कहते हैं भ्रंश रेखा। ये जो है ना, ये इसको कहते हैं भ्रंश रेखा। ठीक है, तो इससे अलग अलग प्रभाव, जो बल, आंतरिक बल होता है, उससे अलग अलग आकृतियाँ बनती है। इन आकृतियों को हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला निर्माण होता है पर्वत का। ठीक है, हम लोग अपने आसपास में बहुत सारे पर्वत देखे होंगे। अभी हमने बताया कि पर्वत जो है वो आपको दिखाई दिया होगा, अगर जहानाबाद से आगे बढ़ते हैं, औरंगाबाद तरफ जाते हैं, गया में मिलता है आपको पर्वत होते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर, और जिसका शिखर संकुचित हो। ये पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं, ध्यान समझिएगा। पहला नाम है वलित पर्वत। वलित पर्वत वो होता है जो अभी हमने आपको बताया कि ये मान लेते हैं पर्वत है और दोनों को बल ऐसे लग रहा है, तो ये उठेगा कि नहीं उठेगा? तो इसे कहते हैं
वलित पर्वत कह रहा है दो विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसे संपीड़न बल कहा जाता है और इसे पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है, जिसे वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत बनते हैं जैसे हिमालय और रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन कहाँ है पता है? रॉकी है नॉर्थ अमेरिका में, याद रखिएगा नाम रॉकी। हिमालय एशिया में है, इंडिया के ऊपर में है, इंडिया के उत्तर में है, ठीक है। रॉकी जो है वो नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद दूसरा होता है जब भूतल के किसी क्षेत्र में असमानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठा रह जाता है तो उसे भ्रंश या ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और भारत का सतपुड़ा। ध्यान रखिएगा, भारत का सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक पर्वत है या भ्रंश पर्वत है। इसका फोटो आप देखेंगे ऐसे, ये देखिए, होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये है और इसमें बल लगा तो ये नीचे खसक गया, और ये बन गया इस घाटी का ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। ये नीचे खसक गया और ये नीचे खसक गया, ठीक है। ये देखिए एक ही रंग का है, ये देखिए ये एक ही रंग का है, ये बहुत पहले एक ही साथ हुआ होगा, ये एक ही साथ हुआ होगा, रह रहा होगा, ये एक ही साथ रह रहा होगा, ये एक ही साथ था, बाद में ये नीचे खसक गया, ये नीचे खसक गया, ये नीचे खसक गया। तो जब ये नीचे खसक गया और ये ऊपर रह गया तो यहाँ पे बन गया भ्रंश पर्वत या ब्लॉक पर्वत। तो ब्लॉक पर्वत भारत में कहाँ है? सतपुड़ा के जंगलों के बारे में तो सुना ही होगा, और वो ब्लॉक पर्वत है, ठीक है बालकगण। ये देखो अगला है, ध्यान से समझने का, ब्लॉक पर्वत समझ गए, वलित पर्वत हम समझ गए। वलित पर्वत जब दो विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो वो बनता है वलित पर्वत। ब्रॉन्ज पर्वत जब भूतल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद जब ऐसे हो जाता है तो जब ऐसे लगता है तो ये नीचे गिर जाता है और चीज़ें ऊपर उठी रह जाती है, जैसे ऐसे था, ठीक है, जैसे कि ऐसे था, ये नीचे गिर गया, ये ऊपर रह गया, ठीक है, ऐसे था। तो अब क्या हो गया कि ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया और ये ऊपर हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। आगे ये देखिए मोड़दार पर्वत, तो बल लगेगा तो अलग अलग तरीके से मुड़ेगा। ये देखो ये एक समय ये ऐसा होगा जब एक ही रंग का होगा। ये अलग अलग कलर आपको समझाने के लिए दिया है कि ये जो जितने भी कलर है वो एक ही रंग का मिनरल्स है, एक ही प्रकार का खनिज है, देखिए, ताकि आप समझें कि ये मुड़ रहा है। संचयन पर्वत, ज्वालामुखी द्वारा निकल कर लावा जो संचय करके ठंडा होता करके बनता है उसे कहते हैं संचयन पर्वत। देखिए, ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाते हैं तब ये पर्वत रूप ले लेते हैं। इन्हें संचयन पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। जैसे जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका का किलिमंजारो। दो नाम जानिएगा। किलिमंजारो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कहाँ है तो आपको बताना है कि किलिमंजारो अफ्रीका में है, और फ्यूजियामा कहाँ है तो जापान में है। चार नाम हमने आपकी पढ़ा, अभी सतपुड़ा पढ़ा, रॉकी माउंटेन पढ़ा, अफ्रीका का किलिमंजारो पढ़ा और जापान का फ्यूजियामा पढ़ा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको
हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं विशिष्ट पर्वत। विशिष्ट पर्वत अपर्दन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं। ये अपर्दित भूभाग विशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। जैसे अरावली की पर्वत देखिए, पारसनाथ की पहाड़ी इत्यादि। देखिए, मान लेते हैं पर्वत है, तो यहाँ बहुत पानी वर्षा होती है, तो ये घिसेगा। एक नॉर्मल प्रक्रिया है। आपने अपने आसपास के चापाकलों पर देखा होगा कि जहाँ पानी गिरता है वहाँ गड्ढा हो जाता है। ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़ीमती हो सुजान, रसरी आवाजात है सिलफल परत इंसान। तो सिल पर भी निशान पड़ता है, गड्ढा हो जाता है। तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे कटते कटते ये छोटा हो जाता है, ये भी छोटा हो जाता है, ये भी छोटा हो जाता है। तो इससे जो निर्माण प्रक्रिया होता है विशिष्ट पर्वत होता है, इसको विशिष्ट पर्वत कहा जाता है। और जब यही पर्वत घिसते घिसते और छोटा हो जाता है, जैसे ये ऐसे है, ये और छोटा हो गया, और ये और छोटा हो गया, और ये और छोटा हो गया, इसी को कहते हैं पठार। जब ये छोटा हो गया तो इसको पठार कहते हैं। इंग्लिश में इसको प्लेटू कहा जाता है। पठार कुछ और नहीं होता है, जो पर्वत होता है उसी का एक छोटा भाग होता है। वो घिसते घिसते बहुत छोटा हो जाता है और उससे ज़्यादा वो घिस ही नहीं सकता है। ठीक है, संचयन पर्वत है पठार। ठीक है, तो पठार को भी हमने आपको पढ़ाया कि जो चीज़ें घिसते घिसते काफ़ी छोटा हो जाता है और वो काफ़ी मजबूत होता है। पठार में जैसे वो मजबूती होती है। ठीक है, पठार में जैसे महाद्वीपीय शिल्ड पठार, वायुर निक्षेप पठार, हिमनदीय निक्षेप पठार, लावा निर्मित पठार, अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपद पठार, छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है। तो महाद्वीपीय पठार, शिल्ड पठार, कभी कभी क्या होता है ना कि कोई भी पठार जैसे छोटा ही साइज में निकला, जैसे लावा निकला और वो ठंडा हो गया, तो उसे कहते हैं लावा से निर्मित पठार। अंतर पर्वतीय पठार, जैसे ये पर्वत हैं और इनके बीच में एक छोटा सा हाइट वाला, बेसिकली पठार सब होता है, अलग अलग हाइट के अनुसार उनके अलग अलग नाम होते हैं, सब एक ही होता है। पहाड़, पर्वत, पठार, आगे चल के और अलग अलग नाम हैं। ठीक है, इसको एक मेसो नाम दिया गया। जैसे पठार है ना, तो पठार से भी जो छोटा होता है उसको मेसो नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग हैं। तो गिरिपद पठार, लावा निर्मित पठार, हिमनदियों के निक्षेप से जो बनता है उसको हिमनद पठार। ठीक है, वायु निक्षेप, वायु के द्वारा जो निक्षेपण से जो पठार बनता है, हवाएं भी कटती है तो उससे जो बनता है उसके अलग अलग नाम हैं। और जब पठार भी कटता है, लंबा समय बीतता है, तो पठार बन जाता है समतल मैदान। ठीक है, समतल मैदान। आप लोग कहेगा गुरुजी पागल हो गए लगता है। ठीक है, जहां आप खड़े हो ना, जहां आप खड़े हो अभी बिहार की किसी भी जगह पर, बहुत समय पहले ये पठार और पहाड़ हुआ होगा। कहिएगा अब लगता है सठिया गए। ठीक है, सठियाए नहीं, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको मेरी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, वो घिसते रहता है, इसमें लाखों साल लगते हैं और ये अंततः क्या बन जाता है, मैदान। और मैदान भी एक प्रकार की आकृति है। अभ्यास को हम अगली क्लास में करने की कोशिश करेंगे अभ्यास को। ठीक है, तब तक के लिए अब आप लोग अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हम चर्चाएं करेंगे। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। ठीक है, थैंक यू।